everyone, this is Jyoti. Welcome back to the channel. So last 3 months are left for NEET 2026 and still आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका है NEET 2026 को क्लियर करने का या उसमें अच्छा स्कोर करने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए बताती हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको 15 डेज का महा रिविजन प्लान मिलेगा। अगर आपका सिलेबस 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये 15 डेज का महा रिविजन प्लान अभी से फॉलो करना है। और जब तक जितना टाइम है 3 महीने अपने पास नीट में, उतने दिन आपको 15 डेज में रिवीजन कंप्लीट करना है। कैसे करना है कि जब आप जैसे आपका जितना भी सिलेबस 80-90% जितना भी हो चुका है ना, तो आपको फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है कि सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ना है, मतलब रिवीजन करना है बेसिकली। और कोई भी मॉक टेस्ट 15 डेज में नहीं देने हैं जो आप रिवीजन कर रहे हैं। और अगर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसी टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करो। एंड जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाता है तो आपको सेकेंड रिवीजन जब करोगे नेक्स्ट 15 डेज में, तो आपको उसमें क्या करना है, हर 4 दिन के गैप में आपको एक मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब 4 दिन आपको रिवीजन करना है, फिर आप 4th डे दे सकते हो या 5th डे आप मॉक टेस्ट दोगे। 4 दिन रिवीजन करना है और 5वें दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपका जो जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे तो ये आपका जो 15 डेज का महा रिवीजन प्लान है ये आपका 20 डेज का हो जाएगा। मतलब हर 4 दिन के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे तो लगभग 20 डेज का हो जाएगा। तो उसमें आपको 20 डेज में पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप फर्स्ट डिवीजन 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हो और जो भी बाकी है सिलेबस या कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहे हो। और जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे उस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देने हैं, कोई पार्ट सिलेबस टेस्ट अब नहीं देने। तो ये जो 15 डेज का महा रिवीजन प्लान है इसके डेली 15 डेज के टारगेट भी हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में और आपको क्या मिलेगा। तो अभी अपने पास नीट में 3 मंथ्स बाकी हैं। 3 मंथ्स का क्या प्लान होगा आपका, कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और चाहते हो कि एक अच्छा स्कोर आए जिससे अगर हम ड्रॉप भी लेते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें कोई अच्छा स्कोर आए जिससे हम ड्रॉप ले सके, या हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि ठीक है मेरे 300 मार्क्स आ रहे हैं और मेरे 600 पे कट ऑफ है मेरा, तो इस बार अगर 300 है 300 इंप्रूव कर लोगे। अगर आपका 50-60% सिलेबस हो गया है तो आपको 3 मंथ्स में क्या क्या करने हैं और कैसे करने हैं। देन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, क्या क्या लिखना है शॉर्ट नोट में, कौन कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसके नहीं बनाने हैं। देन अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है। जैसे अभी आपके अगर 300 स्कोर आ रहे हैं या 300 या 400 आ रहे हैं, आपको 600 प्लस जाना है, तो आप कैसे इन 3 मंथ्स में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको 15 डेज में कौन कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, मतलब 15 डेज का आपका क्या टारगेट होगा। तो आपको पूरे टारगेट को वैसे ही फॉलो करना है। देखो 3 मंथ्स बचे हैं अपने पास नीट में, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा या सोच रहे होंगे कि क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं अगर हम अब से स्टार्ट करें, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। तो यार ये डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है। अगर आपका कट ऑफ 300-400 नंबर है तो अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो अच्छे से, बायो और केमिस्ट्री पे आप फोकस देके स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो हो सकता है सिलेक्शन आपका। लेकिन अगर आपका 600 प्लस कट ऑफ है तो थोड़ा टफ है। मतलब इतना पॉसिबल तो नहीं बोलूंगी कि 0 से स्टार्ट करो तो 600 प्लस आ जाएगा 3 महीने में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना हो सकता है कि आप एक अच्छा स्कोर ला सको ये 3 महीने पढ़ के अच्छे से, ताकि आप अगर ड्रॉप लेते हो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि ठीक है मेरे थोड़े मार्क्स और इम्प्रूव करने। लेकिन अगर आप इन 3 मंथ में नहीं पढ़ोगे तो आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने की भी हिम्मत नहीं बचेगी, और लोगे भी तब भी वो आप वेस्ट कर। अगर आपका कट ऑफ 300 या 400 है या फिर आपको अच्छा स्कोर करना ताकि आप ड्रॉप भी लो तो अच्छा स्कोर ला के लो, तो आपको क्या करना है कि बस इस 3 महीने बिल्कुल अपना 100% दे दो, कंसिस्टेंट रहो और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो। प्रॉपर डेली का टारगेट्स लिखो, डेली आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो सब कुछ आपका फिक्स होना चाहिए। डेली टारगेट्स बनाओ, हर घंटे क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे, मतलब हर घंटे का स्लॉट बना
बना लिया आपने, अब उस स्लॉट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने या कौन से चैप्टर पढ़ने या कौन से कितने क्वेश्चन करने, वो सब आपका फिक्स होना चाहिए। तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो। आप अपने किसी भी मतलब पेरेंट्स से या टीचर्स से या फ्रेंड्स से या कोई भी आपके बड़े सिस्टर है या ब्रदर है तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपको प्रॉपर गाइड करे तो आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर देना। देन अपन वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। जो 15 डेज का टारगेट है वो मैं आपको ये सारे टॉपिक बताने के बाद बताऊंगी। तो पहला जो आपका, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 3 मंथ्स में क्या करना है कि आप डेली बायो से स्टार्ट करना है। आपको डेली आपको बायो के एक एक चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आज आपको बायो का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, आपको यूट्यूब से वन शॉट वीडियो देखनी है। अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप वन शॉट वीडियो देखो और उसी टाइम अपनी एनसीईआरटी को रीड करो। देन आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है जितने आपको बायो के एक चैप्टर पढ़ने हैं। देन आपको, अगर आप नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने आज जो चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट डे या फर्स्ट चैप्टर, वो आपको पहले एक बार रीडिंग करनी है। देन आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसे ही थर्ड डे भी आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर का 15-15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस रीड करना है। और आपको फिर थर्ड चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखकर सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो देखनी है और एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप फिंगर टिप्स, आपके पास अगर फिंगर टिप्स है तो आप फिंगर टिप्स यूज कर सकते हो या फिर आप एमटीएसजी की 34 ईयर पीवाईक्यूज यूज कर सकते हो। अगर आपका 50-60% सिलेबस हो चुका है तो आपको इस 3 मंथ्स में अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है प्लस रिवीजन भी करना है साथ साथ, क्योंकि बिना रिवीजन के आप पढ़ लोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एट द एंड। तो आपको कैसे पढ़ना है कि जो भी करंट टॉपिक या करंट चैप्टर चल रहे हैं आपके बैच में, आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, वो आपको साथ साथ अटेंड करने हैं। प्लस आपने जो भी पीछे पढ़ लिया है वो आपको डेली रिवीजन करना है। आप इसका टारगेट बनाओ, डेली का टारगेट बनाओ या वीकली टारगेट फिक्स कर लो या मंथली टारगेट इतना काम नहीं आता, तो आप डेली टारगेट या वीकली टारगेट फिक्स कर लो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। मंथली टारगेट इसलिए आप काम नहीं आए कि अपने पास 3 महीने ही बचे और 3 महीने में सब कुछ पढ़ना है। तो आप एक वीक का टारगेट बनाओ जितना ज्यादा हो सके, लेकिन ऐसा टारगेट नहीं बनाना है जो आप खुद ही फॉलो ना कर पाओ। एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ जो आप कंप्लीट कर पाते हो। पहले दिन कम टारगेट लो और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जल्दी कंप्लीट हो गया और ज्यादा पढ़ सकते हैं तो आप नेक्स्ट डे से ज्यादा टारगेट बना सकते हो। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट आपको बायो में नहीं बनाने हैं, बस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बना सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम फॉर्मूले हैं तो आप चाहो तो उसका बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ फिजिक्स के बनाने इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के हर चैप्टर के शॉर्ट नोट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं है और अभी टाइम है, आपका सिलेबस कवर हो चुका है सारा, तो आप अभी से शॉर्ट नोट बनाना अपने डिटेल नोट से स्टार्ट कर दो। अगर नहीं बना सकते हो, नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको बनाने तो अपनी हैंड राइटिंग में ही है क्योंकि वही आपको लास्ट तक याद रहेगा। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शॉर्ट नोट को बनाने में तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, आई विल सेंड। अब शॉर्ट नोट में क्या लिखने हैं आपको, बेसिकली शॉर्ट नोट में जो फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के ही बस बनाने हैं, तो उसमें जो फॉर्मूले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेस के अलावा अगर कोई थ्योरी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या उसके जब आप पीवाईक्यूज करोगे रिवीजन के टाइम पर तब आपको समझ आएगा कि ये एक जो थ्योरी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो बस वो थ्योरी पॉइंट आपको शॉर्ट नोट में ऐड करने हैं। और ये जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं। ये आपको डेली से 1 या 2 पेज में शॉर्ट नोट सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे, 2 पेज मैक्सिमम हो गया। तो इसमें आपको क्या होगा कि इससे एक एडवांटेज है कि 15 या 20 मिनट एक चैप्टर के रिवाइज हो सकते हैं। तो आप उठते से ही आप एक बार कोई भी चैप्टर उठाओ फिजिक्स का और शॉर्ट नोट रिवाइज कर लो। 15 मिनट लगेंगे बस और एक चैप्टर आपका याद हो जाएगा, सारे फॉर्मूलेज आपके टिप्स पर हो जाएंगे। तो अगर फिजिक्स का मान लो पेपर इजी आता है तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं या बहुत इजी थ्योरी आती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, आपके 130-140 प्लस स्कोर आ जाएंगे। लेकिन अगर फिजिक्स का पेपर टफ भी आता है तब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो एटलीस्ट आप कर पाओगे अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही बुरी है तो।
देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव मॉक टेस्ट स्कोर। तो मॉक टेस्ट के स्कोर को आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जब आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उतने आप हर चैप्टर या हर टॉपिक से कर रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करने में ये है कि आपको मॉक टेस्ट की जो भी जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो उसी दिन आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। आप मॉक टेस्ट में कौन से मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, जो भी है आपको सब अच्छे से एनालाइज करना है। हर एक ऑप्शन को पढ़ना है कि आपने कौन से ऑप्शन को टिक किया है, क्यों किया है, और इस ऑप्शन को टिक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। तो आपको सारे ऑप्शंस का डिटेल पता होना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करते हो ना, तो मान लो इस बार अगर आपके 500 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो और आपने इस मॉक टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस कर ली, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को देखा है आपने, तो आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे और उसकी एनालिसिस करो। देन अब बताती हूँ कि 15 डेज का क्या टारगेट है, क्या महा रिविजन प्लान है जो आपको 15 डेज तक फर्स्ट रिविजन में फॉलो करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो बेसिक मैथ पढ़ना है, देन वेक्टर, देन यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स या शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, प्लस आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करनी है। ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लोगे अभी तो इनफ है। अगर आपने पहले कोई बुक कर रखी है तो अगर आप पीवाईक्यूज के साथ साथ वो बुक भी रिवाइज कर पाते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि अपन वापस से उस चीज को रिवाइज करें। तो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना, एमटीजी की पीवाईक्यू ले सकते हो कि 10 to 15 ईयर्स की पीवाईक्यूज आपको करनी है। और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, बहुत सारी रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करनी है, और सिर्फ एक बुक में बेस्ट है कि पीवाईक्यूज। देन केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है और 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यूज करने हैं, प्लस इसमें एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन ये दोनों भी करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देन बायो में आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स करने हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना है। अगर आपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप वन शॉट वीडियो से देख देख के अच्छे से पढ़ना। देन आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड या पीवाईक्यूज की बुक हो या फिंगर टिप्स हो, तीनों में से कुछ भी हो तो आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। करते हैं डे 2 में। डे 2 में आपको फिजिक्स में 1D 2D करना है और पीवाईक्यूज करने हैं। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रेडॉक्स रिएक्शन करना है। बायो में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और लिविंग वर्ल्ड करने हैं। डे 3 में फिजिक्स में एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर, केमिस्ट्री में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और माइक्रोब्स। मान लो किसी दिन आप 80-90% ही टारगेट को कवर कर पाते हो तो ट्राई करो कि जो नेक्स्ट डे है उसमें इसको भी कवर कर लो और बाकी का भी कवर करते चलो। ठीक है, अगर 15 डेज का टारगेट है ना तो अपन 20 डेज में कंप्लीट करेंगे, बट एटलीस्ट अपने पास 15 डेज का शेड्यूल तो फिक्स रहेगा ना। एक पेज पर लिखो और अपने जहां भी पढ़ते हो वहां पे टेबल के ऊपर चिपका दो कि ये मुझे डेली करना है, ये मुझे डेली पढ़ना है। देन डे 4 में आपको फिजिक्स में रोटेशनल मोशन करना, केमिस्ट्री में पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो में सेल यूनिट जो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों चैप्टर आपको करने हैं। डे 5 में फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड, ये दोनों चैप्टर करने हैं। देन केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करना है, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन भी 4-5 आते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायो में आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करना है। एनिमल किंगडम में बहुत सारा है याद करने का, तो ध्यान से करना और डेली रिवाइज करोगे तो सब याद आ जाएगा। फिजिक्स में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स करना है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स, बायोलॉजी में आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये 2 चैप्टर करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। डे 7 में ग्रेविटेशन करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक दोनों आ जाएंगे। देन बायो में फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ये दोनों करना है। देन डे 8 में फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव, केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और बायो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर और सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। डे 9 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स एंड डी&एफ ब्लॉक, बायो में ब्रीदिंग एंड लोकोमोशन, ये 2 चैप्टर करने हैं। डे 10 में आपको फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एसी करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। देन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन मीन्स करने हैं, बायो में बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डे 11 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 2 आपको चैप्टर करने हैं। देन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डे 12 में EMI, EM वेव, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
देन डे 13 रे ऑप्टिक्स डुअल नेचर, केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलोरीन वाला चैप्टर, और बायो में प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस। बायो थोड़ा बड़ा है, फिजिक्स में सिर्फ रे ऑप्टिक्स बड़ा है, डुअल नेचर छोटा ही है, इसलिए केमिस्ट्री में और ये जो चैप्टर है वो एक ही है और छोटा है, तो इसलिए बायो थोड़ा बड़ा दिया है इसमें। एंड डे 14 आपको फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स करने हैं, एटम्स करने हैं, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर करने हैं, बायो में आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, ये 2 चैप्टर करने हैं। डे 15 एंड द लास्ट डे आपको क्या करना है, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियाई करने हैं, केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर करने हैं, देन बायो में बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है और आपको सेम शेड्यूल को नेक्स्ट रिवीजन में भी करना है। लेकिन आप खुद से देखना कि जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, लेकिन जब आप सेकंड थर्ड रिवीजन करते हो ना तो आपका जो टाइम लगा था, मान लो आपको कोई भी एक बायो का चैप्टर पढ़ने में 1 आवर लगा था, तो आप जब नेक्स्ट रिवीजन करते हो तो आपको 45 मिनट या 50 मिनट ही लगेगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा रिवीजन करोगे वैसे आपको टाइम कम लगेगा रिवाइज करने में। तो 15 डेज में भी पॉसिबल है पूरे सिलेबस को रिवाइज करना। और भी आपको कोई नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो या इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।